नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का टारगेट फॉर IQ में। आज मेरे साथ हैं उमा सिंह, उत्तर प्रदेश के लखनऊ से, जिनका हाल ही में बिहार APO 2020 में फाइनल सिलेक्शन हुआ है और उमा ने अपने प्रथम प्रयास में 71 रैंक जो है वो सिक्योर की है। उमा हमारे GS पेपर प्री और मेंस फाउंडेशन बैच का हिस्सा रही है। उमा, मैं टारगेट परिवार की तरफ से आपको कांग्रेचुलेट विश करता हूं और थैंक यू सो मच सर। आपको कैसा लग रहा है अभी सिलेक्शन पर? सर मुझे बहुत ही अच्छा फील हो रहा है। पहले का स्टेज सर ऐसा होता है कि यकीन हम लोग को नहीं होता है जनरली, तो रोल नंबर कई बार मैच करना तो 1-2 दिन तक तो रियलाइज करने में ही लग जाता है, फिर बाद में जब सब विशेष देते हैं और हम जाते हैं तो कहीं भी तो फिर अच्छा लगने लगता है, बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, ये आपका 553 पोस्ट थी जी, और आपकी रैंक जो अंडर टॉप 100 आई है। यस। तो आपको एक्सपेक्टेशन थी कि भाई इतनी रैंक में सिक्योर हो जाएगी? सर मुझे ये एक्सपेक्टेशन थी कहीं ना कहीं, क्योंकि मेरा मेंस भी काफी अच्छा हुआ और इंटरव्यू भी सेटिस्फाइड हुआ था, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे चांसेस हैं ज्यादा सर, लेकिन बट जब तक हो नहीं जाता है तब तक एकदम श्योरिटी से नहीं कोई कह सकता है कि ओके। तो अब जिस दिन रिजल्ट आया था उस दिन घर का क्या माहौल था, रिजल्ट आने से पहले और रिजल्ट आने के बाद? सर 7:09 पे BPSC के चेयरमैन अतुल प्रसाद जी का ट्वीट आया था। वो ग्रुप में आया। हाँ सर, ट्वीट आया था, तो उसके बाद से फिर तो बस एक ही जगह फिक्स बैठे रहे और बस कहीं भी जाने, मतलब ये लगा था कि मोबाइल की स्क्रीन बंद नहीं होनी चाहिए, किस टाइम पे कब क्या हो जाए। तो और 9 बजे का अप्रॉक्स रिजल्ट आया था हमारा। तो सर मम्मी बैठी थी, मैंने मेंस का प्री का रिजल्ट अपने आप देखा, मेंस का अपने आप देखा, फिर उसके बाद इंटरव्यू को मेरे अंदर हिम्मत नहीं थी कि मैं अकेले देख पाऊँ, तो मैंने मम्मी से बोला मम्मी क्लिक करें करें, मतलब कोई जल्दबाजी नहीं थी, क्योंकि कहीं ना कहीं उम्मीद होती है, फिर उम्मीद भी टूट जाए तो ये सब। तो फिर मैंने मम्मी से बोला, फिर मैंने देखा तो मैं मम्मी के आगे बैठी और मम्मी मुझे छोड़ करके भगवान के पास भाग गई, भगवान को पकड़ के रोने लगी और मैं पीछे जाके मम्मी को पकड़ के रोने लगी। तो ऐसा कुछ हुआ था। फिर मेरे डैडी आए, मैं सिंगल चाइल्ड हूँ तो पेरेंट्स का हमेशा से लाड प्यार बहुत ज्यादा मिला है, तो डैडी आए फिर कोर्स में, जब उन्होंने अपनी गाड़ी खड़ी की तो उसके बाद फिर डैडी को, मैं रोने लगी तो डैडी को लगा कौन सी आफत आ गई, ये रो क्यों रही है, मतलब हम बोल नहीं पाए कुछ। फिर उसके बाद डैडी से मैंने बताया, फिर गले लगाया डैडी ने, एक साइड मुझे एक साइड मम्मी को और पूरी हमारी फैमिली, फिर हम तीनों खूब तेज तेज रोने लगे। फिर सर आधे घंटे तक जिसको फोन कर रहे थे तो यही रोने वाला ही सीन था। ये खुशी और प्राउड का मोमेंट? जी सर, प्राउड का। अच्छा, तो ये आपकी जर्नी स्टार्ट कैसे होती है, थोड़ा अपना एकेडमिक बताइए हमें। सर देखिए, जैसे मैं APO बनी हूँ तो मेरे डैडी एडवोकेट हैं, तो मुझे कहीं ना कहीं से मुझे ये चीज हमेशा बचपन से सिखाई गई, मुझे अधिकारी बनना है, मुझे अफसर बनना है। मुझे पता भी नहीं था कि ये LLB क्या होती है और कैसा क्या होता है सर, तो मुझे तब से मेरा क्लियर था कि मुझे बनना क्या है, करना क्या है। तो सर वहां से मेरी जर्नी स्टार्ट होती है। उसके बाद मैंने अपनी स्कूलिंग ब्राइटलैंड इंटर कॉलेज से की है और मैंने अपना लॉ कंप्लीट किया है यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ से, मतलब हमारा यूनिटी डिग्री कॉलेज है मेरा। अच्छा। वो LU से एफिलिएटेड है। जी सर। उसके बाद मैंने कुछ टाइम तक प्रबुद्ध IAS अकेडमी में TR सिंह सर के यहाँ कोचिंग की है। फिर मैंने सर आपका टारगेट फॉर IQ चैनल ज्वाइन किया, मुझे आपसे बहुत ज्यादा सपोर्ट मिला, थैंक यू सो मच सर फॉर दैट। एंड मैंने अमित सर, काविश सर और मेरे फ्रेंड्स, मेरे सीनियर्स, मुझे सबसे बहुत सपोर्ट मिला। मेरे पूरी फैमिली बहुत सपोर्टिंग है, बहुत प्राउड, मतलब मेरे घर में फैमिली को तो स्पेशल थैंक्स है मेरे। बिल्कुल, और होना भी चाहिए। जी सर। अच्छा, उन्हें ये बताइए कि अब एग्जाम की बात कर लेते हैं, बिहार APO की। तो सबसे पहले ये बताइए कि एग्जाम होता क्या है, फिर आपकी क्या रणनीति रही? सर ये एग्जाम 3 लेवल पे होता है, प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू। प्रीलिम्स में आपका एक लॉ का पेपर होगा और एक GS का पेपर होता है। तो सर प्रीलिम्स की अगर बात करें तो जो मेरी स्ट्रैटेजी रही है, तो सर मेरी ऐसी स्ट्रैटेजी रही कि मैंने बेयर एक्ट पे बहुत फोकस किया। बेयर एक्ट पे फोकस किया प्रीलिम्स के लिए। आपको सेक्शंस की आपको इंडेक्सिंग बहुत बार करनी है। आप मल्टीपल टाइम्स अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आप 15 मिनट डेली इंडेक्सिंग को जरूर दीजिए। तो उससे क्या है, हाँ, जैसे आप अगर मान लीजिए कोई डायरेक्ट थेफ्ट कहाँ पे है तो आपको 378 IPC का पता होना चाहिए कि यहाँ पे थेफ्ट है, तो आपको उसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि ये है, इसीलिए बेयर एक्ट पे आप फोकस करें। और उसके बाद मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पे आएंगे, उसमें कई सारी, मतलब बुक्स, कोई भी बुक आप प्रेफर कर सकते हैं। मैंने से परीक्षा मंथन की थी,
प्रेफर, MCQ के लिए? और जी एमसीक्यू के लिए लॉ में। और सर जीएस की अगर बात करते हैं तो मैंने घटना चक्र, मैंने ल्यूसेंट पढ़ी है, और उसके बाद सर घटना चक्र मैंने बहुत MCQ के लिए? हाँ एमसीक्यू के लिए सर। उसमें मैं डिस्क्रिप्शन नहीं पढ़ती थी, जहां जरूरत पड़ती थी, जहां मुझे क्वेश्चन क्लियर नहीं होता था वहां पे मैं देखती थी डिस्क्रिप्शन। अदरवाइज मैं एमसीक्यूज पे सर उसको बहुत बार रिवाइज करना है, ऐसा रिवाइज करना है कि आप फिर वो बुक जो है आपकी 1 से 1.5 दिन में आपकी बुक रिवाइज हो जाए, इतनी बार आपको मल्टीपल रिवीजन करना है। और सर अगर मेंस की बात करते हैं तो मेंस में सर वैसे मैं अगर अपनी स्ट्रैटेजी सच बताऊं तो मतलब फ्रैंकली स्पीकिंग मैंने बेयर एक्ट मेंस के लिए भी मैंने बेयर एक्ट ही, माइनर एक्ट जो थे उनका वही मैं बार बार कहूंगी कि आपको इंडेक्सिंग, आप भले अंदर का कंटेंट जो है वो आप थोड़ा एक बार को मतलब सही तो लिखना ही है, लेकिन अगर आपने सेक्शंस और जैसे सीआरपीसी में अगर आप ले लीजिए तो जो मजिस्ट्रेट्स हैं ये सब चीजें आपकी बिल्कुल गलत नहीं होनी चाहिए। तो इसीलिए बेयर एक्ट को तो आपको बार बार रिवाइज करना ही है। इसके अलावा जैसे केस लॉज के लिए और मेंस रिटर्न होता है, तो इसीलिए मतलब आप लोगों को बुक्स भी रेफर करनी पड़ेंगी केस लॉज के लिए, और जो आपने सेल्फ मेड नोट्स हैं, कोचिंग कहीं की है तो वो नोट्स आपको देखने, बहुत ज्यादा सोर्सेज नहीं रेफर करने। मतलब आपका कहने का मतलब है कि लिमिटेड सोर्स हो, मल्टीपल सर मैं रिवीजन पे फोकस करूंगी कि आपका रिवीजन मल्टीपल टाइम्स होना चाहिए, उतनी आपको वहां कंफ्यूजन नहीं होगी, आपको मतलब क्लियर रहेंगी चीजें, तो हाथ जल्दी चलेगा, फिर पेपर भी नहीं छूटेगा, तो ये सब चीजें रहती हैं। जीएस पेपर को लेकर आपकी क्या रणनीति रही, प्री एज वेल एज मेंस? सर जीएस पेपर के लिए मैंने प्री में तो घटना चक्र रेफर की थी और ल्यूसेंट भी पढ़ा था, पर मैं घटना चक्र पे ज्यादा फोकस किया था प्रीलिम्स में। और सर मेंस में मैंने आपका बैच ज्वाइन किया था टारगेट फॉर आईक्यू का। तो सर आपका बाकी मेरे भी सोर्सेज रहे थे, मेरे हैंडमेड नोट्स रहे थे, मैंने भी अपना लिखा था। सर आपके जो नोट्स थे उनको भी हम मल्टीपल टाइम्स रिविजन करते थे। तो सर जीएस की स्ट्रैटेजी रही है। अब प्री हो जाता है आपका, मेंस हो जाता है, बारी आती है इंटरव्यू की। तो इंटरव्यू को लेकर आप कितनी सीरियस थी, क्या आपकी तैयारी रही? सर देखिए एक बहुत बड़ा मिथ है कि ऐसा लोग कहते हैं कि इंटरव्यू में कॉन्फिडेंस चेक होता है, पढ़ाई नहीं करनी चाहिए, लेकिन मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहूंगी। आपको उतनी ही मेहनत इंटरव्यू के लिए करनी है जितनी आप मेंस के लिए करते हैं। वो इसलिए कॉन्फिडेंस चेक होता है, बहुत मेरा 100% ये बात सच है कि कॉन्फिडेंस चेक होता ही है, लेकिन अगर आपसे पूछा मान लीजिए थेफ्ट, ठीक है, आपसे पनिशमेंट पूछी, जब आपको आंसर ही नहीं पता है तो आपको अपना कॉन्फिडेंस दिखाने का मौका कैसे मिलेगा? तो सर ये चीजें हैं कि आपको जब नॉलेज होगी तो आप कॉन्फिडेंट होकर के बोल पाएंगे। फिर वो ऐसा नहीं है, अगर थेफ्ट पूछा से मुझसे पूछा था व्हाट इज थेफ्ट, इंटरव्यू के कोई क्वेश्चन याद आ रहे हैं आप? हाँ सर वही मैं बता रही हूँ कि जैसे मुझसे पूछा था सबसे पहले कि आपने कौन सी यूनिवर्सिटी से एलएलबी की है, उसके बाद मुझसे पूछा थेफ्ट पूछा, ठीक है, मैंने सेक्शन बताया, फिर थेफ्ट की पनिशमेंट कहाँ पे है, क्या सेक्शन है पनिशमेंट का, कितनी पनिशमेंट है, क्या कहीं इसका सेक्शन है अटेम्प्ट का, तो मैंने बताया जनरली नहीं है पर स्पेसिफिकली 511 से गवर्न होगा, मतलब उसमें अटेम्प्ट आते हैं तो उसमें सारी अटेम्प्ट कवर हो जाएंगे, ठीक है। फिर मुझे पूछा कि उसमें इलस्ट्रेशंस कितने हैं, तो मैंने बताया 2। अब फिर वहां पे पूछा मुझसे सर, और एक मैं बात और कहना चाहूंगी कि लैंग्वेज बैरियर बिल्कुल नहीं होता है। मैंने काफी देर तक मीडियम क्या था? इंग्लिश मीडियम था, तो सर मैंने काफी देर तक इंग्लिश में बात की, और उसके बाद जब मुझसे थेफ्ट का इलस्ट्रेशन पूछा तो मुझे कंफर्टेबल नहीं हुआ, तो मैंने परमिशन ले ली कि सर मे आई एक्सप्रेस माई सेल्फ इन हिंदी, आई एम मोर कंफर्टेबल। तो सारे पैनलिस्ट ने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया, उन्होंने सबने बोला कि हाँ हाँ बिल्कुल कर सकती हैं। तो फिर मैंने एक इलस्ट्रेशन उन्हें बताया, फिर उन्होंने पूछा पनिशमेंट क्या होगी, फिर मैंने पनिशमेंट बताया, और मुझसे पॉक्सो एक्ट का पूछा गया था कि पोर्नोग्राफी क्या कहीं डिफाइंड है और कौन कौन से सेक्शंस पोर्नोग्राफी से रिलेटेड। तो मैं ये कहना चाहूंगी मेरा इंटरव्यू अच्छा हुआ था, पहले लगा था ठीक हुआ, लेकिन रिजल्ट आया तो मुझे भरोसा हो गया कि मेरा इंटरव्यू रैंक मेरी 71st है, तो मुझे लगा कि मेरा इंटरव्यू वाकई में अच्छा हुआ था। तो जैसे अब पोर्नोग्राफी पूछा मुझसे क्या कहीं डिफाइंड है, तो ये सब पॉक्सो एक्ट के 2D में डिफाइंड है, ठीक है, और जल्दी में ये ऐड किया गया है। तो ये सब चीजें जब आप बार बार पढ़ेंगे तो कॉन्फिडेंस आपका, यही मैं कहना चाहूंगी, कॉन्फिडेंस आपका चेक होता है पर आपको नॉलेज होना चाहिए, तभी तो आप अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएंगे। फिर मुझसे पूछा पोर्नोग्राफी से रिलेटेड कौन कौन से सेक्शंस हैं, क्या आपको कोई याद आ रहे हैं, तो मुझे याद आया सेक्शन 13 है, सेक्शन 14 है, सेक्शन 15 है। तो इसमें जो जो हेडिंग है, कोई ऐसा क्वेश्चन ऐसा पूछा गया जो आउट ऑफ सिलेबस हो, मतलब सिलेबस में नहीं हो बिहार एपीओ के, और आपसे पूछ लिया हो ऐसा कोई क्वेश्चन? सर ऐसा क्वेश्चन मुझसे कोई नहीं पूछा था। सर हाँ ये है, मैं बता रही हूँ सर, कॉन्स्टिट्यूशन हमारे सिलेबस में नहीं है,
तो मुझसे कॉन्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन पूछे गए, जैसे मैग्ना कार्टा कहाँ से आया, ये कैसे आया, इंग्लैंड से रिलेटेड है, मतलब किस कंट्री से रिलेटेड है, और कौन से ईयर में ये मैग्ना कार्टा आया। तो ये सब क्वेश्चंस मुझसे, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन तो आपको हर वक्त रेडी ही रखना है कि कॉन्स्टिट्यूशन तो हमेशा, मतलब हमारा बेसिक वही है। बिल्कुल, वेरी गुड। तो ये आपने प्री और मेंस और इंटरव्यू के बारे में बताया। हाँ, फाइनली आप बिहार में एपीओ बन चुकी हैं। अपनी सफलता का श्रेय आप किसे देना चाहेंगे? सर, सफलता का श्रेय मैं जितना ही भगवान को देना चाहूंगी उतना ही मैं अपने पेरेंट्स को देना चाहूंगी, क्योंकि मैं बचपन में, मुझे पता भी नहीं था, तब से ही जानती भी नहीं थी, तब से ही था बनना है बनना है। सर, मेरे पेरेंट्स ने बहुत सारी मुसीबतें, अप्स एंड डाउन से सबकी लाइफ में आते हैं। हाँ सर, तो मतलब कुछ भी उन्होंने तकलीफें उठाई, पर मुझे कभी बुक्स वगैरह का कभी कोई कमी नहीं महसूस हुई। और सर, उतना ही श्रेय मैं अपने टीचर्स को और अपने परिवार को, जैसे मेरी जॉइंट फैमिली है सर, नानी के यहाँ से और दादी के यहाँ से मुझे सबने हमेशा ही मतलब सपोर्ट किया। मेरी फैमिली बहुत अच्छी है सर। और टीचर, जैसे मैंने अभी बताया था सर, सारे टीचर्स ने कोचिंग में जिनसे मैंने पढ़ा है, जिनसे मैंने नहीं भी पढ़ा है, सबने मेरा हमेशा सर मुझे सपोर्ट सबने बहुत किया। और कोई अपने जूनियर्स या जो बच्चे आपको देखकर तैयारी करना चाहेंगे उनके लिए कोई स्पेशल मैसेज? उनके लिए मैं ये कहूंगी कि देखिए, आपको सबसे पहले फोकस्ड रहना है, आपको करना क्या है, आप और आपको मेन चीज ये है, एक मोटिवेशन हम लोग यूट्यूब पे डालते हैं कि हाउ टू गेट स्टे मोटिवेटेड और ऐसे करके, तो ये नहीं आपको करना है। मैं ऐसे कहूंगी कि आपको क्यों बनना है। परिवार में सबकी स्थिति जरूरी नहीं होती कि अच्छी होती है ना, हम लोग मिडिल क्लास से हैं, तो अब हमें हमारे माँ बाप कैसे पढ़ा रहे हैं, तो ये सब चीजें हमें देखनी, हमें क्यों पढ़ना है, ये पर्पस करके आपको फोकस्ड रहना। और एक चीज मैं ये कहूंगी कि आपको मतलब भरोसा रखना है अपने ऊपर, किसी की सुननी नहीं, आपको बस भरोसा रखना है कि मुझसे होगा कभी भी आपको। और कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। अगर आप रोज पढ़िए और नहीं भी पढ़ पा रहे हैं तो 1 घंटे 1.5 घंटे, मतलब आपको कंटिन्यूअसली पढ़ाई करनी है ये। हाँ सर। तो प्यारे साथियों, ये थी हमारे साथ उमा सिंह, जिनका बिहार एपीओ 2020 में, हालांकि रिजल्ट अब 2023 के एंड में आया है, 71 रैंक जो है इन्होंने सिक्योर की थी। इनका मीडियम इंग्लिश था। मैं सत्येंद्र उमा फिर से आपको टारगेट फॉर आईक्यू परिवार की तरफ से थैंक यू सो मच अगेन सर। थैंक यू।